वेलकम बैक टू कॉमर्स जोन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके क्लास 12th की बीएसटी का चैप्टर टू आपका पूरी तरह से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर है और इस चैप्टर को हमने दो हिस्सों में डिवाइड करा है। पहला पार्ट जो आपका रहेगा उसके अंदर हम आपके फादर ऑफ मैनेजमेंट यानी कि हेनरी फेयोल उनके दिए गए 14 प्रिंसिपल्स डिस्कस करेंगे और सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एफ.डब्ल्यू. टेलर के दिए गए प्रिंसिपल्स और उनकी टेक्निक्स। राइट, तो हेनरी फेयोल को फादर ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है और उन्होंने दिए थे कुछ 14 प्रिंसिपल्स, जिनमें से 5 प्रिंसिपल्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियोस में आने वाले और बाकी के सारे प्रिंसिपल्स डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रिंसिपल। द फर्स्ट प्रिंसिपल इज डिवीजन ऑफ वर्क। इस प्रिंसिपल के नाम में ही हमें दिख रहा है कि वर्क को सही तरह से डिवाइड करना चाहिए और सही पर्सन को उनका दिया गया वर्क जो है एलोकेट करना चाहिए। उससे होगा क्या कि कंपनी में जो भी पर्सन की स्पेशलाइजेशन है, अगर उसको स्पेशलाइज्ड वर्क ही देंगे तो कंपनी के अंदर एफिशिएंसी इंक्रीज करेगी। हर आदमी को उसका काम बहुत अच्छे से आता होगा और फिर उनकी एफिशिएंसी और स्पेशलाइजेशन जो है वो इंक्रीज कर जाएगी, जिसकी वजह से इन फ्यूचर कंपनी को कम रिसोर्सेज में ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर टास्क। Each task should be assigned to different persons according to their capability, qualification and experience. उसके बाद इन्होंने कहा this will lead to specialization and efficiency। दो जो हमने बातें करी वो सब इसके अंदर कवर हो गई है। अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा कि कंपनी को इनएफिशिएंसी और वेस्टेज का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड प्रिंसिपल जो है वो कहता है डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन का मतलब आप ऑलरेडी जानते हैं, जब रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने की बात आती है तो कहते हैं कि आप डिसिप्लिन्ड पर्सन बन गए हैं। राइट, सो व्हाट इज डिसिप्लिन? डिसिप्लिन रेफर्स टू फॉलोइंग द कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी, मीटिंग कमिटमेंट्स, यानी कि आपने जो कमिटमेंट दी है कि ये मैं इतने दिन में काम करके दूंगा, अगर आपने वो डिसिप्लिनली काम कंप्लीट करके दे दिया है तो आप कंपनी जो है वो काफी ज्यादा गोल्स अचीव कर पाएगी, काफी प्रॉफिटेबल हो पाएगी और कंपनी की गुडविल मार्केट में अच्छी हो जाएगी। सो अगर आपकी कंपनी के सारे एम्प्लॉइज, चाहे वो सुपीरियर हो चाहे वो आपके सबऑर्डिनेट्स हो, अगर वो डिसिप्लिन में काम करेंगे तो उससे होगा क्या? It reduces delays and wastage of resources। अगर हम डिसिप्लिनली सारा काम करेंगे तो क्या होगा कि डिले कम होगा, काम टाइम पे रहेगा, कोऑर्डिनेटेड रहेगा और जिसकी वजह से अगेन सोर्सेज है उसकी वेस्टेज कम से कम हो पाएगी। तीसरा हमारा प्रिंसिपल है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि अथॉरिटी होता क्या है। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर, मतलब कि मेरे हाथ में पावर है कि मैं तुम्हें नौकरी से निकाल सकता हूं, तुम्हारी सैलरी काट सकता हूं या फिर तुमको रिटेन कर सकता हूं, कोई भी काम हम कर सकते हैं। तो अथॉरिटी जो है इट शुड गो हैंड इन हैंड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी? रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन टू डू वर्क, कि भाई तुम्हें ये काम दिया गया है, यू हैव टू कंप्लीट इट ऑन दिस स्पेसिफिक टाइम, अदरवाइज जो है आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब अगर मैं किसी मैनेजर के हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही हूं कि भाई तुम्हें इनसे ये काम करवाना है, तो मुझे उसे उतनी अथॉरिटी भी देनी चाहिए कि अगर ये काम नहीं होगा तो आपके पास पूरी अथॉरिटी है कि आप उसे जॉब से फायर कर सकते हो, आप उसकी सैलरी कट कर सकते हो या फिर आप कुछ भी एक्शंस ले सकते हो। अगर मैंने उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और इतनी पावर ही नहीं दी तो कोई उसकी सुनेगा नहीं, और अगर मैंने बिना बात के एक्सेसिव पावर दे दी है तो और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी तो वो सब लोगों को, सबऑर्डिनेट्स को कहीं ना कहीं ज्यादा अथॉरिटी शो करके डिमोटिवेट करेगा, उनको तंग करेगा और ऑर्गेनाइजेशन में इसका फायदा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसीलिए फेयोल कहता है ये दोनों चीजें जो हैं एकदम कंधे से कंधे मिलाकर चलनी चाहिए, कुछ भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, दोनों ही एक्सेस में बुरी हैं। राइट, सो व्हाट इज अथॉरिटी? इट मींस पावर टू टेक डिसीजंस। What is responsibility? It means obligation to complete the job assigned on time. Feyool says authority and responsibility should go hand in hand. Excess authority leads to misuse of power, whereas excess responsibility leads to burden of work. Right? उसके बाद अब हमारा चौथा प्रिंसिपल है जो कहता है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का सीधा सा मतलब है कि आपको उन्हीं की कमांड सुननी है जो आपके बॉस है। एक एम्प्लॉय के लिए सिर्फ एक ही बॉस एलोकेट होना चाहिए, उनको 4-5 बॉसेस एलोकेट नहीं होने चाहिए, क्योंकि फिर एम्प्लॉय क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएगा। अब अगर मुझे अपने जस्ट सुपीरियर ने एक काम दिया है और एक टाइम लिमिट दी है कि आपको इतने टाइम में वो कंप्लीट करना है,
तो मुझे अगर कोई दूसरा बॉस अगर कह देगा फटाफट से ये काम कर दो पहले, तो क्या होगा अल्टीमेटली कि वो एम्प्लॉय कंफ्यूज हो जाएगा, ना वो इसका काम कर पाएगा ना उसका। और अब अगर वो दोनों को जवाब दे देगा कि नहीं मैं नहीं कर सकता, मुझे दूसरे बॉस ने काम दिया, तो बॉसेस में क्या होगा, ईगो क्लैश कि नहीं पहले मेरा काम करके दो, वो ज्यादा सीनियर है या मैं ज्यादा सीनियर हूँ, राइट। तो अल्टीमेटली नुकसान किसका है, कंपनी का नुकसान है, क्योंकि जो एम्प्लॉई है सबऑर्डिनेट है वो किसी का भी काम नहीं करेगा, वो कहेगा छोड़ो आपस में दोनों बिल्लियों को लड़ने, तो बंदर आराम से बैठ के रोटी खाएगा, राइट। तो वो किसी का भी काम नहीं करेगा। तो ऐसे में क्या होगा कि कंपनी लॉस में चली जाएगी और सुपीरियर्स में आपस में ईगो क्लैशेस होगी, कोऑर्डिनेशन की बैंड बच जाएगी, ठीक है। तो फिर फ्योल ने ये प्रिंसिपल निकाला कि भाई एक एम्प्लॉय और उसका एक बॉस, वही उसको ऑर्डर्स देगा और वो उसी की ही बात फॉलो करेगा और कोई भी तीसरा टांग बीच में नहीं अड़ाएगा। So, unity of command, an employee should get orders from only one superior and should be accountable to him only. This will reduce the consequences of confusion of subordinates, ego clashes between different superiors. ठीक है, I hope I am clear to you all. अब हम बात करेंगे फिफ्थ प्रिंसिपल की, जो है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। नॉर्मली बच्चे इन दोनों में बहुत कंफ्यूज रहते हैं, कमांड और डायरेक्शन के बीच में क्या डिफरेंस है। कमांड में हम बात करते हैं कि एक बॉस एक एम्प्लॉय, जबकि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में हम बात करते हैं कि एक यूनिट एक प्लान। मतलब कि कोई भी बॉस किसी भी सबऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, बट उन सबका जो बैकएंड पे मोटिव होना चाहिए वो होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन का जो ग्रुप गोल है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना है, उसी के ही बेस पे हम सारे डिसीजंस ले, राइट। ये नहीं है कि एक बंदा सोच रहा है कि कंपनी का भला हो जाए, एक बंदा सोच रहा है मेरा भला हो जाए, एक बंदा सोच रहा है किसी का भी भला ना हो, बस नौकरी में सैलरी आती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता कोई ग्रो कर रहा है नहीं कर रहा, अपनी तो सैलरी आ रही है ना टाइम पे। तो ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप चलोगे तो कंपनी जो है वो कहीं पर भी नहीं जा पाएगी, वो इधर उधर खिंच के एक ही पोजीशन में ही टिकी रहेगी। ग्रोथ कब आएगी, जब सब मिलकर धीरे धीरे पुश करेंगे, राइट। So one unit, one plan. Efforts of all employees should be directed towards achieving organizational goals. It leads to coordination and reduce wastage of resources. राइट तो इससे क्या होगा कि कोऑर्डिनेशन अच्छी होगी और वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज बहुत कम हो जाएगी, राइट। तो ये थे कुछ 5 प्रिंसिपल्स। आने वाले लेक्चर्स में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ नेक्स्ट जो बच गए हैं हमारे 9 प्रिंसिपल्स, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे FW टेलर की दी गई टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल्स। सो स्टे कनेक्टेड विद माय चैनल। अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि मैं और अच्छी वीडियोस आपके BST के सारा लेक्चर फ्री, पूरी प्लेलिस्ट फ्री में आपको प्रोवाइड करूं। और अगर आपको पसंद आ रही है तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है मेरी वीडियोस को देख पाए। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।